बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हमारा लेक्चर नंबर 7 है बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर का, जिसके अंदर हम देखेंगे स्लीपिंग एंड ड्रीमिंग। स्लीप के बारे में बात करेंगे, ड्रीम के बारे में बात करेंगे। द लिव्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस एंड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय रेगुलरली अकरिंग साइकिल्स ऑफ बिहेवियर्स। हमारा जो वो कहते हैं कि जिंदगियां है ना, वो हमारे बिहेवियर के साइकिल होते हैं, उनकी वजह से क्या हो रही है, इन्फ्लुएंस हो रही होती है, जिसको बायोलॉजिकल रिदम बोला गया है। यानी कि जो है ना, टाइम टू टाइम हमारे बिहेवियर्स के अंदर, हमारी जिंदगी के अंदर चेंज आता है। जैसा कि वन इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल रिदम इज द एनुअल साइकिल दैट गाइड्स द माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स। के कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो साल में ना एक बार क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं एक इलाके से दूसरे इलाके, एक कंट्री से दूसरी कंट्री। वो आप कह सकते हैं तब्दीली ऑफ मौसम की वजह से, मौसम की तब्दीली की वजह से। एंड द हाइबरनेशन ऑफ बियर्स, और बियर की हाइबरनेशन। हाइबरनेशन क्या होता है कि जिसमें जब खुराक मिलना बंद हो जाती है या मौसम ऐसा आ जाता है, उस वक्त क्या करते हैं, जो रीच होते हैं ना, उनका जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है वो सारा स्लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा देर तक बिना खुराक के रह सकें। ठीक है, ये बेसिकली हाइबरनेशन होता है। अच्छा, उसके बाद वुमेन भी इस चीज को फील करती हैं। वुमेन आल्सो एक्सपीरियंस अ 28 डे साइकिल दैट गाइड्स द फर्टिलिटी एंड मेंस्ट्रुएशन। ये वुमेन के अंदर मतलब ये साइकिल भी होता है जो 28 डेज के बाद होता है। बट परहैप्स द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल बायो रिदम इज द डेली सर्कैडियन रिदम। लेकिन वो कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना, हमारा एक सर्कैडियन रिदम होता है जो डेली बेसिस पे हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। अच्छा, वो क्या होता है? दैट गाइड्स द डेली वेकिंग एंड स्लीपिंग साइकिल इन मैनी एनिमल्स। अब वो बेसिकली ये जो सर्कैडियन रिदम होता है, ये हमारी स्लीप से रिलेटेड होता है। जो हमारी स्लीप को ना, जागने और सोने को बेसिकली क्या कर रहा होता है, इफेक्ट कर रहा होता है, इसमें इन्वॉल्व होता है सर्कैडियन रिदम। आपने शायद सुना हो, बल्कि सुना ही होगा आप लोगों ने, जब स्लीप वाले को पढ़ा होगा आपने। सर्कैडियन रिदम बेसिकली क्या होता है? ये हमारी नींद का एक, आप कह सकते हैं, प्रोसेस होता है, या नींद की स्टेजेस होती हैं, जो क्या करता है बेसिकली हमें जागने और सोने का के बारे में रियलाइज करवाता है। ये वो साइकिल होता है, ये वो रिदम होता है। अच्छा, many biological rhythms are coordinated by changes in the level and duration of ambient light. For instance, as winter turns into summer and as night turns into day। यानी कि जो है लाइट्स भी है ना, वो भी हमारे जो है बिहेवियर को क्या करते हैं, इफेक्ट करती हैं। लाइट का कम होना वो भी इफेक्ट करेगा, लाइट का ज्यादा होना वो भी इफेक्ट करेगा। इसके साथ साथ जब दिन होता है तो वो भी इफेक्ट करता है, रात होती है तो वो भी इफेक्ट करती है। जैसे मिसाल के तौर पर दिन होता है तो हम उठ जाते हैं, रात होती है तो हम सो जाते हैं। ठीक है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है लाइट की वजह से। अच्छा, इन सम एनिमल्स सच एज बर्ड्स द पीनियल ग्लैंड इन द ब्रेन इज डायरेक्टली सेंसिटिव टू लाइट। कुछ एनिमल्स के अंदर और बर्ड्स के अंदर जो है पीनियल ग्लैंड लाइट को लेकर सेंसिटिव होता है, एंड इट्स एक्टिवेशन इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर सच एज मेटिंग एंड एनुअल माइग्रेशन। और ये फिर उनके बिहेवियर को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। लाइट ऑल्सो हैज अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन ह्यूमंस। इंसानों पर भी हम ये लाइट का असर होता है। वी आर मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस डिप्रेशन ड्यूरिंग द डार्क विंटर। आप लोगों ने कभी एक्सपीरियंस किया होगा बल्कि, कि जब दिसंबर आता है ना, दिसंबर, नवंबर, दिसंबर या जनवरी, तो उस वक्त हमें ना डिप्रेशन सा फील हो रहा होता है, हम उदासी उदासी से फील करते हैं। तो वो जब हम किसी से जिक्र करते हैं तो आगे से हमें जवाब मिलता है कि यार ये दिन ही उदासी वाले हैं। तो वो बेसिकली मौसम की वजह से होता है, मौसम इफेक्ट कर रहा होता है। वो बेसिकली क्या होता है, वो लाइट का इशू होता है उस वक्त, क्योंकि उन दिनों में जो है सूरज वो पूरी तरह से निकल नहीं रहा होता, तो वो फिर हमारे मूड पर इफेक्ट करता है। ये वो सीन होता है। अच्छा, एंड एक्सपोजर टू ब्राइट लाइट कैन हेल्प रिड्यूस दिस डिप्रेशन। अगर आपको इस तरह से कभी फील हो तो आप कोशिश करें कि किसी ब्राइट लाइट में चले जाएं, या लाइट तो थोड़ी सी रूम के अंदर, या वैसे जब सूरज बाहर अपना फेस दिखाए या निकले तो उस वक्त आप बाहर जाएं, तो वो आप थोड़ा सा बेहतर फील करोगे उस वक्त। कभी कभी अगर आप ज्यादा टाइम मतलब रूम के अंदर गुजारो, अंधेरे में गुजारो या डिम लाइट में गुजारो, तो उस वक्त भी आपके बिहेवियर पर असरात होते हैं उसके। ठीक है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज निकलते हैं। तो अगर आपके पास कभी कोई डिप्रेशन वाला या इस तरह उदासी वाला कोई पेशेंट आता है ना, तो आप उसका ये भी देखें स्केड्यूल उसका क्या है, उसका बेसिकली डेली लाइफ या डेली स्केड्यूल क्या है। अगर ऐसा है कि वो उसका काम ही ऐसा है कि वो डिम लाइट में बैठा रहता है या रूम में घुसा रहता है, तो वो चीज भी इफेक्ट कर रही होगी, तो वो भी आपको छुड़वानी होगी।
अच्छा, स्लीप इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय एम्बिएंट लाइट। द गैंग्लियन सेल्स, एम्बिएंट लाइट से मतलब इन्फ्लुएंस होती है कैसे? द गैंग्लियन सेल्स इन द रेटिना send signals to a brain area above the thalamus called the सुप्राक्याज्मेटिक न्यूक्लियस। ये सुपरक्याज्मेटिक न्यूक्लियस जो होता है ना, ये हमारी बॉडी का, ब्रेन का पार्ट होता है जो थैलेमस के क्या होता है, अबव होता है। यहाँ पर मैंने इसकी पिक्चर भी लगाई है, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये डॉट्स है। ये सुपरक्याज्मिक क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। इसका काम क्या होता है? विच इज द बॉडीज प्राइमरी सर्कैडियन पेसमेकर। ये बेसिकली वो जो सर्कैडियन रिदम होता है ना, उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है। द सुपरक्याज्मेटिक न्यूक्लियस एनालाइजेस द strength and duration of light stimulus and sends signals to the pineal gland when the ambient light levels is low or its duration। वो बेसिकली इसी के थ्रू क्या हो रहा होता है, पैगाम आगे जा रहा होता है लाइट के हवाले से। ये बेसिकली उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है, इन्फ्लुएंस करता है। इन रिस्पॉन्स द पिनियल ग्लैंड सिक्रेट्स मेलाटोनिन। इसके रिस्पॉन्स में फिर क्या करते हैं, जब ये सिग्नल देता है ना उसको पिनियल ग्लैंड को, ये जो सुपरक्याज्मेटिक न्यूक्लियस होगा लाइट का, तो फिर पीनियल ग्लैंड क्या करेगा, मेलाटोनिन रिलीज करेगा। मेलाटोनिन क्या करता है, मेलाटोनिन हमें नींद दिलाता है, यानी कि मेलाटोनिन की वजह से हमें नींद आ रही होती है। अब पावरफुल हार्मोन, मेलाटोनिन क्या होता है, पावरफुल हार्मोन दैट फैसिलिटेट्स द ऑनसेट ऑफ स्लीप, जो कि स्लीप लाने में क्या करता है, अपना रोल प्ले करता है। अभी आप लोगों ने ये हार्मोन है जो बेसिकली स्लीप के अंदर अपना रोल प्ले करता है। अगर ये ज्यादा रिलीज होगा तो आपको नींद आना शुरू हो जाएगी, अगर ये रिलीज नहीं होगा या कम रिलीज होगा तो फिर नींद नहीं आएगी, याद रखिएगा। जैसे मिसाल के तौर पर ये जो मेलाटोनिन है ना, ये अंधेरे में, अगर आपका जब रात होती है उस वक्त रिलीज होता है, या फिर आप अंधेरे में लेटे होंगे या अंधेरे में बैठे होंगे या वहां पर काम कर रहे होंगे तो उस वक्त ये रिलीज होना शुरू हो जाता है। इसका जो ताल्लुक है बेसिकली लाइट के साथ होता है। डिम लाइट होगी तो ये रिलीज होगा, डिम लाइट नहीं होगी या मतलब ज्यादा लाइट होगी तो ये रिलीज नहीं होगा या कम रिलीज होगा। तो वो इसकी वजह से फिर क्या होगा, हमारी नींद इफेक्ट होगी। तो इसलिए आपने कभी सोचा होगा या देखा होगा कि अगर आप अंधेरे वाले रूम में सोए ना, या अंधेरा करके सोए तो आपको जल्दी नींद आ जाती है। लेकिन अगर आप मोबाइल यूज करते रहें या लाइट जला के सोए तो आपको आपकी नींद थोड़ी सी इफेक्ट होती है। इस तरह से अगर आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो। यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज होता है कि हमने तो ये पढ़ा है कि जो मेलाटोनिन की वजह से हमें नींद आती है, यानी कि ये इन्फ्लुएंस करता है हमारी नींद आने को। ये तो ठीक है, ये वाकई ही इन्फ्लुएंस करता है, इसका रोल होता है हमें सुलाने में। लेकिन अगर ये कहें कि सिर्फ इसी की वजह से हम सोते हैं जागते हैं, तो ये नहीं हो सकता, मतलब ये इस तरह से नहीं है। नो डाउट कि इसका रोल है, ये रोल प्ले करता है। जब आप अंधेरा कर लेते हो तो आप जल्दी सो जाते हो क्योंकि ये ज्यादा रिलीज होता है, ठीक है, और आपके मूड पर असरअंदाज करेगा। अच्छा, अगर आप कहते हैं कि जी मैं तो सारी रात लाइट जला के सोया हूं, मैं मोबाइल यूज करता हूं लेकिन मुझे फिर भी नींद आ गई थी, ठीक है, उसकी वजह ये होती है कि सिर्फ मेलाटोनिन को हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ मेलाटोनिन रिलीज होगा तो ही नींद आएगी। उसके कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं जो हमें नींद दिलाते हैं। अगर आपको थकावट हुई है ना, आप जितनी मर्जी लाइट हो, जितना मर्जी आप फोन यूज करें, आपको नींद आई जाएगी। अगर आपका टाइम पूरा हो गया है कि यानी कि वो क्या उसको बोलते हैं कि अभी आपकी बॉडी को नींद की जरूरत है, कि आपने काफी टाइम हो गया नींद लिए हुए, तो अभी आपकी बॉडी को जरूरत फील हो रही है, तो भी वो हर हाल में क्या हो जाएगा, नींद आ जाएगी। इसी तरह से अगर आपका बायोलॉजिकल कोई प्रोसेस ऐसा है या बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस हुआ या इशू बना है जो नींद को फैसिलिटेट कर रहा है, तो भी लाइट उस पर असरअंदाज नहीं होगी। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपकी हैबिट है जल्दी सोने की, ठीक है, तो भी उसको भी लाइट क्या करेगी, इन्फ्लुएंस नहीं करेगी लाइट। हमने हमेशा यही सुना है कि मेलाटोनिन की वजह से नींद आती है। नो डाउट ये उसमें रोल प्ले करता है, मेलाटोनिन रिलीज होगा तो नींद आपको आएगी, नो डाउट। लेकिन समटाइम ऐसा होता है, और मेलाटोनिन कब रिलीज होता है, जब लाइट कम होती है, यानी कि जब आप अंधेरे में सोते हैं या डिम लाइट होती है उस वक्त रिलीज होता है, ये बेहतर वे में। और जब लाइट ज्यादा होगी तो ये सही से रिलीज नहीं होगा, जिसकी वजह से आपकी नींद इफेक्ट होगी। लेकिन कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं जो नींद में रोल प्ले करते हैं। वो आप मतलब थकावट हो सकती है, नींद की कमी हो सकती है, आपको कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस हो सकता है, इसके साथ साथ आपकी हैबिट हो सकती है, आपका इन्वायरमेंट हो सकता है, वो भी इन्फ्लुएंस करेंगे आपकी नींद को, चाहे लाइट जल रही हो या ना जल रही हो। आगे बढ़ते हैं। स्लीप स्टेजेस। स्लीप की कुछ स्टेजेस होती हैं। जब हम सोते हैं तो जो हमारी नींद है वो किन किन स्टेजेस से गुजरती है, या कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं इसकी, वो देखते हैं। Although we lose consciousness as we sleep, जब हम सोते हैं तो कॉन्शियस नहीं रहते। द ब्रेन नेवरथलेस रिमेन्स एक्टिव, लेकिन ब्रेन हमारा एक्टिव रहता है।
The patterns of sleep have been tracked in thousands of research participants who have spent nights, मतलब ये रिसर्च की गई बहुत हजारों के हिसाब से, तो उनका फिर मतलब क्या किया गया, ईईजी के थ्रू उनके ब्रेन की एक्टिविटी को देखा गया। स्लीप रिसर्चर्स हैव फाउंड दैट sleeping people undergo a fairly consistent pattern of sleep stages, each lasting about 90 minutes. उनको मतलब स्टेजेस को देखा गया, मतलब जब स्लीप को ऑब्जर्व किया गया ना, एनालाइज किया गया, तो उनको स्टेजेस मिली उसमें ना, स्लीप स्टेजेस। तो वो कहते हैं कि ईच लास्टिंग अबाउट 90 मिनट्स, जो स्टेजेस है ना 90 मिनट्स के लिए होती है। अच्छा, एज यू कैन सी इन फिगर 3.919, these stages are of two major types, rapid eye movement, एक तो रैपिड आई मूवमेंट होती है, दूसरी नॉन रैपिड आई मूवमेंट होती है, यानी कि एक रेम स्लीप और दूसरी नॉन रेम स्लीप। ये हमारे पास है इसकी 3.19 जो है स्लीप साइकिल बेसिकली। अच्छा, रेम स्लीप अब क्या होती है, जिसको रैपिड आई मूवमेंट स्लीप बोलते हैं। इज अ स्लीप स्टेज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ क्विक फास्ट आई मूवमेंट एंड ड्रीमिंग। अब वो यहाँ पर दो चीजें होती हैं। रैपिड आई मूवमेंट का मतलब होता है कि इस पीरियड के दौरान ना, इस स्टेज के दौरान जो हमारी आंख है ना, वो तेजी से क्या कर रही होती है, मूव कर रही होती है। और इसी स्टेज के दौरान हम क्या कर रहे होते हैं, ख्वाब देख रहे होते हैं। रेम स्लीप अकाउंट्स फॉर अबाउट 25% ऑफ आवर टोटल स्लीप। ये हमारे कुल स्लीप की 25% होती है। ड्यूरिंग रेम स्लीप आवर अवेयरनेस ऑफ एक्सटर्नल इवेंट्स इज ड्रामेटिकली रिड्यूस्ड। हमारी एक्सटर्नल जो अवेयरनेस है वो बहुत कम हो जाती है इस स्लीप के दौरान। एंड कॉन्शियसनेस इज डोमिनेटेड प्राइमरली बाय इंटरनली जनरेटेड इमेजेस एंड लैक ऑफ ओवर थिंकिंग। और हमारा जो कॉन्शियसनेस है ना, वो डोमिनेट हो जाता है किससे, इंटरनली जनरेटेड इमेजेस, जो हम इंटरनली जनरेट कर रहे होते हैं ना, उनसे डोमिनेट हो जाते हैं। यानी कि हम फिर क्या करते हैं, चूंकि ख्वाब देख रहे होते हैं ना, तो हमारा वो इंटरनल सारा प्रोसेस हो रहा था, इंटरनली सारी एक्टिविटी हो रही होती है, और हमारी जो ओवर थिंकिंग है ना, वो कम हो जाती है। अच्छा, उसके बाद ड्यूरिंग दिस स्लीप आवर मसल्स शट डाउन एंड दिस इज प्रोबेबली, अब ये जो है ना स्लीप जो स्टेज है, इसमें हमारे मसल जो है ना शट डाउन हो जाते हैं, यानी कि मसल्स हमारी बॉडी मूव नहीं कर रही होती। ठीक है, और ये एक तरह से बेहतर भी होता है। अच्छा, उसके बाद द सेकंड मेजर स्लीप टाइप नॉन रैपिड आई मूवमेंट, जिसको नॉन रैम स्लीप भी बोला जाता है, ये दूसरी स्टेज है। इसमें क्या होता है, इज अ डीप स्लीप कैरेक्टराइज्ड बाय वेरी स्लो ब्रेन वेव्स दैट इज फर्दर सबडिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस 1 2 3 एंड 4। ये बेसिकली डीप स्लीप होती है हमारी, जिसको नॉन रैम स्लीप बोलते हैं। 4 स्टेजेस होती हैं इसकी। ईच ऑफ द स्लीप स्टेज हैज इट्स ओन डिस्टिंक्ट पैटर्न ऑफ ब्रेन एक्टिविटी। हर स्टेज के अंदर क्या होता है, ब्रेन की अलग से एक्टिविटी होती है। वो कौन कौन सी एक्टिविटी होती है, इसको देखेंगे हम। एज यू कैन सी 3.20, ये वाली हमारे पास फिगर है। इसके अंदर हम देखेंगे कि ये जो सारी स्टेजेस होती है ना, कैसे मतलब हो रही होती हैं, इसके अंदर क्या क्या होता है। ये जो बेसिकली डायग्राम है, ये पिक्चर जो है, ये ईईजी के थ्रू ली गई है, ब्रेन की एक्टिविटी स्लीप के दौरान। When we are awake, जब हम जाग रहे होते हैं ना, our brain activity is characterized by the presence of very fast beta waves। जब हम जाग रहे होते हैं तो उस वक्त बीटा वेव्स क्या कर रही होती हैं, हम एक्सपीरियंस करते हैं, जो बहुत फास्ट होते हैं। फास्ट मतलब कि वेव्स आ रही होती हैं तेजी से, तो इसलिए वो थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि बारीक लाइन आपको नजर आ रही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि स्पीड से जा रही है ना, एक्टिविटी तेज है। अच्छा, जब हम जाग रहे होते हैं। अच्छा, व्हेन वी फर्स्ट बिगिन टू स्लीप, जब हम पहली दफा आप कह सकते हैं कि लेटते हैं या स्टार्ट करते हैं सोने के लिए, या मतलब लेटते हैं, व्हेन वी फर्स्ट बिगिन टू फॉल asleep द वेव्स गेट लॉन्गर। ये वेव थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं, यानी कि लॉन्ग हो जाती है, कॉल्ड अल्फा वेव। इसको क्या बोलते हैं, अल्फा वेव। ये मतलब दूसरी जो है हमारे पास लाइन आपको नजर आ रही होगी। पहली वाली जो वेव है वो थोड़ी सी आपको क्लोज नजर आ रही है, लेकिन दूसरी जो है थोड़ी सी आपको बड़ी नजर आ रही है, या आप कह सकते हैं इसमें डिस्टेंस नजर आ रहा है कि यार यहाँ पर लगता है कि ज्यादा थोड़ा सा डिफरेंस है, डिस्टेंस है। एंड एज वी मूव इनटू स्टेज 1 स्लीप, जब हम स्टेज 1 स्लीप में जाते हैं, विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सपीरियंस ऑफ ड्रोजीनेस। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा कह सकते हैं जिसको बोलते हैं आधा सोया आधा जागा, उस तरह का हिसाब हो जाता है। द ब्रेन बिगन्स टू प्रोड्यूस इवन स्लो थीटा वेव्स। उस वक्त फिर ब्रेन थोड़ा सा और स्लो वेव्स क्रिएट करना शुरू कर देता है। ये आपको नजर आ रहा होगा जो स्टेज 1 है, थर्ड जो लाइन है आपको नजर आ रही होगी, ये थोड़ा सा और ब्रेन जो हो जाता है स्लो हो जाता है। अब एक्टिविटी थोड़ी सी और स्लो नजर आ रही है, तो इसलिए लाइन जो है ना आपको थोड़ी सी
चौड़ी सी नजर आने शुरू हो गई है। ये बेसिकली वेव्स है। ड्यूरिंग स्टेज 1 स्लीप सम मसल टोन इज लॉस्ट, किसी हद तक हमारे जो मसल्स है ना वो रिलैक्स हो जाते हैं किसी हद तक। एज वेल एज मोस्ट अवेयरनेस ऑफ द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट से जो अवेयरनेस है वो भी थोड़ी सी मतलब कम हो जाती है हमारी। मतलब जब हम सो जाते हैं ना तो इन्वायरमेंट से हमारी अवेयरनेस नहीं रहती उस तरह से जिस तरह से जागते हुए होती है। सम पीपल में एक्सपीरियंस सडन जर्क्स और ट्विचेस। अब यहाँ पर हम कभी कभी आपने देखा होगा कि आपने सोते वक्त क्या किया होगा, आपको जर्क्स से फील होंगे, झटके से फील होंगे, वो इसी स्टेज के अंदर होते हैं, पहली स्टेज होती है वो स्लीप की। एंड इवन विविड हेलुसिनेशन ड्यूरिंग द दिस इनिशियल स्टेज ऑफ स्लीप, इसमें हेलुसिनेशन भी होती है हमें। स्टेज 1 स्लीप ऑक्युपाइज अबाउट 5% ऑफ नाइट, ये जो स्टेज 1 स्लीप होती है ना, जो नाइट है ना इसकी 5% होती है बेसिकली। अच्छा उसी उसके बाद है नॉर्मली इफ वी आर अलाउड टू कीप स्लीपिंग, अगर हम मतलब सोते रहें कोई डिस्टर्बेंस ना हो या हम जागे ना, तो फिर क्या होता है, वी विल मूव फ्रॉम स्टेज 1 टू स्टेज 2, हम स्टेज से एक स्टेज से दूसरी स्टेज में चले जाते हैं। अच्छा उसके बाद ड्यूरिंग स्टेज 2 स्लीप मस्कुलर एक्टिविटी इज फर्दर डिक्रीज एंड कॉन्शियस अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट इज लॉस्ट। दूसरी स्टेज होती है ना उसमें हमारी जो मसल एक्टिविटी है या मसल आप कह सकते हैं मसल्स को लेकर जो कॉन्शियसनेस है ना वो मजीद कम हो जाती है और हम हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। ठीक है, किसी भी तरीके से उसमें आप कह सकते हैं अवेयरनेस नहीं रहती। उसके बाद इन्वायरमेंट से भी हमारा जो ताल्लुक है वो टूट जाता है, ये दूसरी स्टेज में। उसके बाद दिस स्टेज टिपिकली रिप्रेजेंट अबाउट हाफ ऑफ द टोटल स्लीप, ये हाफ होता है टोटल स्लीप का इन नॉर्मल अडल्ट्स, जो नॉर्मल लोग होते हैं। स्टेज 2 स्लीप इज कैरेक्टराइज्ड बाय थीटा वेव्स इंटरपर्स्ड विद बर्स्ट ऑफ रैपिड ब्रेन एक्टिविटी नोन एज स्लीप स्पिंडल्स। ये थीटा वेव्स होती हैं बेसिकली, ठीक है, लेकिन इसमें स्लीप स्पिंडल्स होते हैं। जैसे वो ना, जैसे हमने इसमें देखा कि जर्क्स लगते हैं, ठीक है, इसमें जर्क्स लगते हैं या ऊपर वाले में लगते हैं, नहीं इसमें नहीं। हाँ। अब यहाँ पर स्लीप स्पिंडल्स होते हैं। स्लीप स्पिंडल्स क्या है, अचानक से जो हमारी वेव है ना स्लीप वेव्स, उसमें अचानक से कोई अलग से एक्टिविटी या तेज एक्टिविटी आ जाना, जैसे आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर कि एक दरमियान से जो है ना, जो एक जो वेव ज्यादा ऊपर गई हुई है, ठीक है, एक इसका जो पार्ट है, तो वह बेसिकली होता है कि अचानक से बर्स्ट आता है इस स्टेज के दौरान, जिसको स्लीप स्पिंडल बोला जाता है। उसके बाद स्टेज 3 इज द ट्रांजिशन फेज बिटवीन स्टेज 2 एंड 4, ये ट्रांजिशन फेज होता है यानी कि 2 से 4 में जाने के लिए। स्टेज 4 ऑल्सो नोन एज स्लो वेव स्लीप, जो स्टेज 4 है ना वो स्लो वेव स्लीप कहलाती है। इज द डीपेस्ट, अब यहाँ पर आ जाती है डीपेस्ट वेव होती है, सॉरी डीपेस्ट लेवल होता है हमारी नींद का। इज द डीपेस्ट लेवल ऑफ स्लीप कैरेक्टराइज्ड बाय एन इंक्रीज्ड प्रोपोर्शन ऑफ वेरी स्लो डेल्टा वेव, यहाँ पर ये स्लो डेल्टा वेव आ जाती है, यानी कि ब्रेन की एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो वेव्स है ना वो भी स्लो हो जाएंगी, बिल्कुल बड़ी बड़ी वेव्स बनना शुरू हो जाएंगी। दिस इज डेल्टा वेव्स। याद रखिएगा, ये स्लीप के हवाले से भी क्वेश्चंस आते हैं पेपर्स के में कि पहली स्टेज 1 में कौन सी वेव्स आती हैं, दूसरी में कौन सी, स्लीप स्पिंडल्स किस वेव में आते हैं, ठीक है, तो ये बेसिकली पूछा जाता है, पीपीएससी में पूछा जा, यानी कि टेस्ट में इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। अच्छा उसके बाद दिस इज द स्टेज, यहाँ पर मुझे लगता है स्लीप स्पिंडल्स मैंने हाँ ठीक है, तेज एक्टिविटी नजर आती है, ये स्टेज 2 में आते हैं स्लीप स्पिंडल्स, ठीक है, इसी तरह से यानी कि जो वेव्स है ना वो आपको ज्यादा नजर आएगी या उसका ज्यादा हजूम सा नजर आएगा। अच्छा दिस इज स्टेज इन विच मोर स्लीप एबनॉर्मेलिटीज सच एज स्लीप वॉकिंग, स्लीप टॉकिंग, स्लीप टेरर्स एंड बेड वेटिंग। अब ये वो स्टेज होती है जिसमें क्या होता है, लोग नींद में चलते हैं, लोग नींद में बातें करते हैं, या उनको स्लीप टेरर, जिसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल है ना शोर डालना शुरू कर देता है, पैनिक हो जाता है इस स्टेज में। और उसके साथ साथ बेड वेटिंग, अगर कोई बंदा बोल रहा है तो आपको समझ आना चाहिए कि वो डीप स्लीप में है। अगर कोई बंदा चल रहा है नींद में तो भी डीप स्लीप में है। अगर जैसे बच्चे जो हैं अक्सर बेड मतलब कि गीला कर देते हैं, पेशाब कर देते हैं, तो वो बेसिकली डीप स्लीप के अंदर होता है। इसके साथ साथ जो स्लीप टेरर्स होते हैं, जिसमें आपने शायद कभी सुना हो या एक्सपीरियंस किया हो या देखा हो कि सोते सोते अचानक से शो डालना शुरू कर देना, पैनिक हो जाना, ठीक है, मतलब कि अग्रेशन सा शो करना या डर जाना, ये बेसिकली क्या होता है, डीप स्लीप में होता है। अच्छा अब ये डीप स्लीप में क्या होता है स्टेज 4 में, आगे बढ़ते हैं। Some skeletal muscle tone remains making it possible for affected individual to rise from their beds and engage in sometimes very complex behavior। कुछ skeletal muscle हमारे क्या होते हैं, आप कह सकते हैं एक्टिव रहते हैं,
ताकि अगर हमें उठ के कोई काम करना पड़े या आप कह सकते हैं कोई कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी करनी पड़े, जैसे स्लीप वॉकिंग है ना, यानी कि उठ के हमें जाना होता है, वॉक करना होता है, तो उसके हवाले से, या आप कह सकते हैं कि जब हमें सोते सोते अचानक से उठना पड़े, उसके बाद कोई बिहेवियर परफॉर्म करना पड़े, तो वो उसमें हेल्प हो जाती है, यानी कि हमारे स्केलेटल मसल कुछ एक्टिव रहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर माँ लेटी हुई है पास, उसका बच्चा लेटा है, तो अगर बच्चा रोना शुरू कर देगा ना, अगर माँ डीप स्लीप में भी होगी ना, तो वो उठ जाएगी, उठ के अपने बच्चे को मतलब संभाल लेगी। तो ये बेसिकली वो वाली चीज बताई जा रही है। बट कॉन्शियसनेस इज डिस्टेंट, कॉन्शियस तो नहीं होगा वो, इंडिविजुअल कॉन्शियस नहीं होता इस डीप स्लीप के अंदर, लेकिन स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं, वो एक्टिव होते हैं, या आप कह सकते हैं वो रेडी होते हैं कि अगर इन्वायरमेंट से कोई मिले स्टिमुलस, तो उसको रिस्पॉन्स किया जा सके। इवन इन द डीपेस्ट स्लीप हाउएवर वी आर स्टिल अवेयर ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड, हम डीप स्लीप में भी क्या होते हैं, एक्सटर्नल वर्ल्ड से अवेयर होते हैं। If smoke enters the room, or if we hear the cry of a baby, we are likely to react even though we are sound sleep. वो कहते हैं कि अगर डीप स्लीप में कमरे में धुआं आ जाता है या बच्चा रोना शुरू कर दे, तो हम उस पर भी क्या कर रहे होते हैं, रिएक्ट कर रहे होते हैं, रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं, अगरचे हम मतलब नींद के अंदर हैं। These occurrences again demonstrate the extent to which, ये बताता है कि हम किस हद तक आउटसाइड से या इन्वायरमेंट से कॉन्शियस होते हैं। After falling initially into a very deep sleep, the brain begins to become more active again, and we normally move into the first period of REM sleep about 90 minutes after falling asleep. सोने के 90 मिनट बाद हम क्या करते हैं, REM स्लीप में दाखिल हो जाते हैं, जो कि रैपिड आई मूवमेंट स्लीप होती है। ये क्या होती है, स्लीप इज अकम्पनीड बाय एन इंक्रीज इन हार्ट रेट, इसमें हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, फेशियल ट्विचेस होना शुरू हो जाते हैं, एंड द रिपीटेड रैपिड आई मूवमेंट होना शुरू हो जाती है। दैट गिव दिस स्टेज इट्स नेम, जिसकी वजह से इसको नेम दिया गया है। पीपल हु आर अवेकन्ड ड्यूरिंग रेम स्लीप ऑलमोस्ट, अब अगर आप कोई बंदा रैपिड आई मूवमेंट स्लीप की स्टेज से उठा है ना, तो फिर क्या होगा, उसके क्या हो सकते हैं बेसिकली, मतलब क्या उसका इशारा होगा। पीपल हु आर अवेकन्ड ड्यूरिंग रेम स्लीप ऑलमोस्ट ऑलवेज रिपोर्ट दैट दे वर ड्रीमिंग। अगर कोई कहता है कि यार मुझे ऐसे जगा दी, मैं ख्वाब देख रहा, तो उसका मतलब वो रैम स्लीप में था, रैपिड आई मूवमेंट की स्टेज में था। while those awakened in other sleep stages of sleep report dreams much less often, यानी कि जो दूसरे स्टेजेस में जागेंगे ना, वो आपको या तो ड्रीम का बताएंगे नहीं, यानी कि वो या तो देख ही नहीं रहे होंगे, या बहुत कम है। शाज़नादर रैम स्लीप इज ऑल्सो इमोशनल स्लीप, इसको इमोशनल स्लीप भी बोलते हैं। अब ये भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, इमोशनल स्लीप भी इसको बोला जाता है। एक्टिविटी इन द लिम्बिक सिस्टम including the amygdala is increased during REM sleep and the genitals become aroused even if the content of the dreams we are having is not sexual, या अगर यानी कि अगर उसके अंदर सेक्सुअल कंटेंट नहीं भी है, तो भी वो बेसिकली शो होता है। अच्छा, उसके बाद नॉर्मली वी विल गो थ्रू सेवरल साइकिल्स ऑफ REM एंड नॉन REM स्लीप, उसके बाद बहुत साइकिल गुजरते हैं हमारे मतलब डेली। द लेंथ ऑफ द REM पोर्शन ऑफ द साइकिल टेंड टू इंक्रीज थ्रू द नाइट, ये मतलब कि जो इसका पीरियड है ना, ये पोर्शन है बढ़ता रहता है, यानी कि 5 से 10 मिनट जो है जब हम सोते हैं, स्टार्ट होती है नाइट, उस वक्त मतलब ये पीरियड इंक्रीज करता रहता है 5 से 10 मिनट अर्ली इन द नाइट एंड 15 to 20 मिनट्स शॉर्टली बिफोर वेकनिंग इन द मॉर्निंग, यानी कि 15 से 20 मिनट जब हम जागने के करीब होते हैं, उस वक्त ये 15 से 20 मिनट का हो चुका होता है इसका जो पोर्शन। During also tend to become more elaborate and vivid as the nights goes on. Eventually, as the sleep cycle finishes, the brain resumes its faster plan. जब हम मतलब अल्फा एंड बीटा वेव्स we awake normally refresh, जब हम नींद पूरी कर चुके होते हैं और दिन होने के बाद हम उठते हैं या वैसे उठ जाते हैं, तो उस वक्त दोबारा से हमारी जो ब्रेन की जो तेज एक्टिविटी है, जिसमें अल्फा और बीटा वेव्स होती हैं, वो दोबारा से स्टार्ट हो जाती हैं या दोबारा से होना शुरू हो जाती हैं। स्लीप डिसऑर्डर्स देखते हैं। इंसोम्निया सबसे पहला डिसऑर्डर। इंसोम्निया क्या होता है, परसिस्टेंट डिफिकल्टी फॉलिंग स्टेइंग स्लीप, यानी कि या तो सोने में आपको प्रॉब्लम हो रही हो, ठीक है, या फिर आप सही से सो ही ना पाए, यानी कि सोते हैं थोड़ी देर सोते हैं उसके बाद उठ जाते हैं, या तो आप बिल्कुल ही आपको नींद ही ना आए, ठीक है, या फिर आप अगर आए तो थोड़ी बहुत आए, दैट इज इंसोम्निया, ये डिसऑर्डर होता है। अच्छा, मोस्ट केसेस
मोस्ट ऑफ इंसोम्निया आर टेम्परेरी, समटाइम तो जो है ना इंसोम्निया टेम्परेरी होता है, यानी कि थोड़े से बाद ठीक हो जाता है, लास्टिंग फ्रॉम अ फ्यू डेज टू सेवरल वीक, बट इन सम केसेस इंसोम्निया कैन लास्ट फॉर इयर्स। लेकिन कुछ केसेस में जो है ना ये लंबा हो सकता है पीरियड इसका। इंसोम्निया कैन रिजल्ट फ्रॉम, मतलब ये डिफरेंट तरीकों से, डिफरेंट इसकी रीजन हो सकती है। फिजिकल डिसऑर्डर हो सकता है, पेन हो सकती है, इंजरी हो सकती है, इलनेस हो सकती है, ठीक है, या आपकी स्ट्रेस हो सकती है, फाइनेंशियल वरीज हो सकती है, रिलेशनशिप डिफिकल्टीज हो सकती हैं। डिफरेंट इसके रीजन हो सकते हैं। समटाइम्स द स्लीप दैट द इंसोम्निक does get is disturbed and non-restorative, and the lack of quality sleep produces impairment of the functioning during the डे। अब मतलब अगर आप सही तरीके से सो नहीं पाएंगे, आपकी स्लीप ठीक नहीं हो सकी, या पूरा जो है आप कह सकते हैं टाइम नहीं ले सके स्लीप, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, आपकी जो फंक्शनिंग होगी ना वो डिस्टर्ब हो जाएगी। वो आपकी मतलब डेली लाइफ की फंक्शनिंग वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी, आपका जो अटेंशन है वो सही नहीं हो पाएगी, वो भी आप सही से काम पर नहीं दे पाएंगे। इससे बचने का क्या तरीका? पीपल हु हैव डिफिकल्टी स्लीपिंग में टर्न टू ड्रग्स टू हेल्प देम स्लीप। ड्रग्स लेते हैं कौन से? बार्बिट्रेट्स, benzodiazepines and other sedatives are frequently marketed and prescribed as sleep aids, मतलब एड्स। अब मतलब ये जो है ना बार्बिट्रेट्स हैं, उसके बाद बेंजोडाइजेपिन है, ठीक है, और सेडेटिव्स हैं, ये इनको स्लीप के लिए यूज तो किया जाता है, लेकिन इनके आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये मतलब ये चीज ठीक नहीं है कि नींद के लिए आप मेडिसिन देते रहें, तो इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। इन सम केसेस दे मे ऑल्सो प्रमोट डिपेंडेंस। इसमें बहुत से केसेस में डिपेंडेंस हो जाती है, यानी कि ये मेडिसिन लेंगे तो ही आप मतलब नींद आएगी आपको, अदरवाइज आपको नींद नहीं आती। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द नेशनल स्लीप फाउंडेशन सम स्टेप्स दैट कैन बी यूज्ड टू कम्बैट इंसोम्निया, कैसे इसे मतलब आप कह सकते हैं निकल सकते हैं, इससे बच सकते हैं, ये कुछ लिखे हुए हैं, टिप्स लिखी हुई हैं, इनको आप देख सकते हैं और इनको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास है सेकंड, स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया क्या होता है? स्लीप एपनिया इज अ स्लीप डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय रिपीटेड इंटरप्शंस इन ब्रीदिंग ड्यूरिंग स्लीप। स्लीप के दौरान जो है ना आपकी ब्रीदिंग के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, यानी कि सांस लेने में अगर आपको मसला हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं? स्लीप एपनिया। अच्छा, दीज इंटरप्शंस कॉल्ड एपनियाज, इसको क्या बोलते हैं? एपनिया। कैन लास्ट फ्रॉम अ फ्यू सेकंड्स टू मिनट्स एंड कैन अकर मल्टीपल टाइम्स थ्रू आउट द नाइट। ये मल्टीपल टाइम हो सकता है आपको। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं, more sleep apnea is caused by an obstruction of the walls of the throat that occurs when we fall asleep। यानी कि ये गले की, वो कहते हैं कि ये कुछ वक्त होता है सांस बंद होने की प्रॉब्लम, जब आपकी जो गले के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, यानी कि जो सांस लेने वाला रास्ता है वो किसी तरीके से बंद हो जाता है, आपके मसल्स की वजह से, आपके मोटापे की वजह से, या कोई भी चीज हो सकती है जिसकी वजह से वो बंद हो जाए, उस वजह से ये होता है। अच्छा, स्लीप एपनिया कॉज्ड बाय ऑब्स्ट्रक्शन इज यूजुअली ट्रीटेड बाय विद एन एयर मशीन। एक एयर मशीन से जिसको मास्क की तरह लगाते हैं, उससे वो कहते हैं प्रेशर डाल के उससे क्या किया जाता है, वो जो रास्ता होता है ना सांस लेने वाला, उसको साफ किया जाता है, क्लियर किया जाता है, जिससे मतलब इसका इलाज करने की कोशिश की जाती है। उसके बाद है नार्कोलेप्सी। नार्कोलेप्सी क्या होता है? इज अ डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीम डे टाइम स्लीपीनेस विद फ्रीक्वेंट एपिसोड ऑफ नॉडिंग ऑफ। मतलब ये नार्कोलेप्सी क्या होता है कि आप दिन का ज्यादातर हिस्सा क्या करते हैं? एक्सट्रीम डे टाइम स्लीपीनेस के उसमें ज्यादा आप कह सकते हैं सुस्ती फील करते हैं, सोने वाला आपका आपकी हालत होती है। द सिंड्रोम में ऑल्सो भी कंप्लीट बाय अटैक्स ऑफ कैटाप्लेक्सिस, में कैटाप्लेक्सिस भी होती है, इन विच द इंडिविजुअल लूजेज मसल टोन, जिसमें क्या होता है मसल टोन लूज कर जाते हैं हम, हमारे मसल्स उस तरह से एक्टिव नहीं रहते, रिजल्टिंग इन पार्शल और कंप्लीट कोलैप्स। इसकी वजह से पार्शल और कंप्लीट कोलैप्स कर जाते हैं, यानी कि मतलब हम एक्टिव नहीं रह पाते, नॉर्मल नहीं रह पाते। 2 लाख के करीब कहते हैं अमेरिकन जो है ना इसके नार्कोलेप्सी के साथ मतलब इससे इसको एक्सपीरियंस करते हैं, यानी कि इसका शिकार है, लेकिन इसका चौथा हिस्सा ही जो है वो डायग्नोज हो पाते हैं। ये जेनेटिक्स की वजह से हो सकता है, किसी प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, लैक ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से हो सकता है, जो आपको अलर्ट रखते हैं, ठीक है, जो अलर्ट रखने वाले न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी वजह से, वो उसके रिलीज कम होने की वजह से हो सकता है, उसमें प्रॉब्लम होने की वजह से हो सकता है। While most people descend through the sequence of sleep stages, the move back up to REM sleep soon after falling asleep। वो कहते हैं कि जो नॉर्मल लोग होते हैं ना, वो मतलब एक साइकिल को कंप्लीट करने के बाद दोबारा से REM स्लीप में आते हैं, लेकिन जो नार्कोलेप्सी वाले होते हैं वो क्या करते हैं? Narcolepsy sufferers move directly into REM sleep।
दूसरे नॉर्मल लोग होंगे वो एक साइकिल को मतलब कि फॉलो करते हुए तमाम स्टेजेस को क्लियर करते हैं, लेकिन ये जो डायरेक्टली क्या करते हैं, रैम स्लीप में चले जाते हैं, अंडरगो न्यूमरस अवेकनिंग ड्यूरिंग द नाइट, और बहुत दफा ये रात को जागते हैं, ऑफन प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम द गेटिंग गुड स्लीप, जिसकी वजह से वो अच्छी स्लीप नहीं ले पाते। स्टिमुलेंट्स की मदद से इसको कहते हैं कि किया जा सकता है, जैसे कि एम्फेटामाइन, ये इसकी मदद से आप कर सकते हैं। इसको दूध एम्फेटामाइन देंगे तो वो एक्टिव कर देगी, जिसकी वजह से स्लीपीनेस कम होगी आपको, और विद एंटी डिप्रेसेंट या फिर एंटी डिप्रेसेंट की वजह के साथ भी इसको ट्रीट किया जाता है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज है हमारे पास, एक और अदर स्लीप डिसऑर्डर्स अकर व्हेन कॉग्निटिव और मोटर प्रोसेसेस दैट शुड बी टर्न्ड ऑफ। जब हमारे, आप कह सकते हैं कि डिसऑर्डर, कुछ और डिसऑर्डर्स भी होते हैं किसकी वजह से, जब हमारे कॉग्निटिव या मोटर फंक्शंस जो है ना या प्रोसेसेस हैं वो टर्न ऑफ हो जाते हैं, यानी कि सही से काम नहीं करते या कम कर देते हैं, आर रिड्यूस्ड इन मैग्नीट्यूड ड्यूरिंग स्लीप, ऑपरेट एट हायर देन नॉर्मल लेवल, या फिर उसका जो है ना मतलब कम हो जाता है या फिर ज्यादा हो जाता है। अच्छा, उसके बाद वन एग्जाम्पल, सोनेम्बुलिज्म एक चीज है हमारे पास। सोनेम्बुलिज्म ये क्या होती है? आर स्लीप वॉकिंग, इसको स्लीप वॉकिंग भी कहते हैं। सोनेम्बुलिज्म आर स्लीप वॉकिंग इन विच द पर्सन लीव्स द बेड एंड मूव्स अराउंड व्हाइल स्टिल स्लीप। जब वो सो रहा होता है तो वो क्या करता है, बेड छोड़ता है और वॉक करना शुरू करता है। स्लीप वॉकिंग इज मोर कॉमन इन चाइल्डहुड with the most frequent occurrences around age of 12 years। 12 साल के बच्चे बेसिकली इसके आसपास के लोग हैं इसको एक्सपीरियंस करते हैं। अबाउट 4% ऑफ अडल्ट एक्सपीरियंस सोमनैम्बुलिज्म, मतलब स्लीप वॉकिंग में 4% जो है अडल्ट भी इसको एक्सपीरियंस करते हैं। उसके बाद स्लीप टेरर। स्लीप टेरर क्या होता है? स्लीप टेरर इज अ डिसरप्टिव स्लीप डिसऑर्डर मोस्ट फ्रीक्वेंटली एक्सपीरियंस इन चाइल्डहुड दैट में इन्वॉल्व लाउड स्क्रीम्स एंड इंटेंस पैनिक। बच्चा जो है ना तेजी से मतलब जोर जोर से चीखना शुरू कर देता है या फिर इंटेंसली वो पैनिक हो जाता है। इसमें ये होता है कि बच्चा उठने की कोशिश भी करता है, इंडिविजुअल उठने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो नहीं उठ पाता, वो पैनिक ही रहता है, और पैनिक होने के बाद या आप कह सकते हैं स्क्रीन करने के बाद वो दोबारा से सो जाता है। अच्छा, उसके बाद अप टू 3% adults suffer from sleep terror, which typically occur in non-REM sleep stage 4। अब वो कहते हैं कि यानी कि जिसको स्टेज 4 कहते हैं, नॉन रेम स्लीप के अंदर ये बेसिकली होते हैं स्टेज 4 के अंदर। कुछ और डिसऑर्डर्स हैं हमारे पास। अदर स्लीप डिसऑर्डर्स इंक्लूड ब्रोक्सिज्म। ब्रोक्सिज्म क्या होता है? इन विच द सफरिंग ग्राइंड्स हिज टीथ सॉरी सफरर्स ग्राइंड हिज टीथ ड्यूरिंग स्लीप। स्लीप के दौरान अपने दांतों को रगड़ना, दांतों को भींचना, दैट इज ब्रोक्सिज्म। उसके बाद रेस्ट लेग सिंड्रोम। ये क्या होता है? इन विच द सफरर रिपोर्ट्स एंड इचिंग, बर्निंग और अदरवाइज अनकंफर्टेबल फीलिंग इन लेग, यानी कि अपनी टांगों में डिफरेंट इश्यूज का होना या फील करना, दैट इज रेस्ट लेग सिंड्रोम। यूजली एक्सरबेटेड व्हेन रेस्टिंग और स्लीप, यानी कि जब आप रेस्ट कर रहे होते हैं या आप सोने लगते हैं तो उस वक्त ये फील होता है। उसके बाद पीरियोडिक लिम्ब मूवमेंट डिसऑर्डर। पीरियोडिक लिम्ब मूवमेंट डिसऑर्डर विच इन्वॉल्व सडन इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ लिम्ब। जब मतलब इनवॉलंटरी मूवमेंट होना शुरू हो जाती है, वो बेसिकली क्या होता है? पीरियोडिक लिम्ब मूवमेंट डिसऑर्डर। द लेटर कैन कॉज स्लीप डिस्ट्रप्शन एंड इंजरी फॉर बोथ द सफरर्स एंड बेड पार्टनर, यानी कि दोनों के लिए तकलीफ हो सकती है या नुकसानदेह हो सकती है चीज। अच्छा, उसके बाद ऑल्दो मैनी स्लीप डिसऑर्डर्स अकर ड्यूरिंग नॉन रैम स्लीप डिसऑर्डर नॉन रैम स्लीप, रैम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर इज अ कंडीशन थॉट टू बी न्यूरोलॉजिकल इन नेचर इन विच पीपल, ये भी डिसऑर्डर होता है एक, रैम स्लीप बिहेवियर। इनमें इसमें क्या होता है? इन विच पीपल स्पेशली मिडिल एज और ओल्डर मैन engage in vigorous or bizarre physical activities during REM sleep in response to intense violent dreams। जब वो ख्वाब देखते हैं ना, ख्वाब देखते के दौरान जो है ना वो डिफरेंट बिहेवियर्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं, डिफरेंट बिहेवियर शो कर सकते हैं सोते हुए, जिसको रैम स्लीप बिहेवियर बोला जाता है। ठीक है, वो मतलब अजीब बिहेवियर हो सकते हैं, कोई भी बिहेवियर हो सकता है ड्यू टू ड्रीम्स एज देयर एक्शंस में इंजर देमसेल्व्स आर स्लीपिंग पार्टनर्स। दिस डिसऑर्डर इज नॉर्मली ट्रीटेड विद मेडिकेशन। ये इसकी वजह से मतलब कि उसको या उसके साथ वाले को आप कह सकते हैं नुकसान हो सकता है, पहुंच सकता है। इसको ज्यादातर मेडिकेशन के थ्रू ही ट्रीट किया जाता है। ये जो रैम स्लीप बिहेवियर होता है ये क्या होता है? ख्वाबों की वजह से उसका डिफरेंट बिहेवियर शो होना, वो वायलेंट भी हो सकता है, वो किसी भी तरह का हो सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करेगा वो किस कंडीशन में है या कौन सा ख्वाब देख रहा है, उस वजह से ये हो सकता है। जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन?